हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग जो है कि क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 का 2 पार्ट कर चुके हैं। उसमें मैंने पहले की जो भी दी हुई चीज़ें थी कि कैसे हम मिट्टी की तैयारी करते हैं और कैसे हम बीजों को जो है कि चुनते हैं जिनकी हमें बुआई करनी है। और हमारे देश में कौन कौन सी फसलें हैं, रबी की फसल और खरीफ की फसल। रबी की फसल वो होती है जिसको कि हम ठंडे में बोते हैं, और खरीफ की फसल वो होती है जिसको कि हम बारिश के दिनों में बोते हैं। ठीक है, इस सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। और कुछ तो हमने जो है कि औजार देखे, कौन कौन से औजार जो हैं कि हम अपनी खेती के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे बुआई के लिए हम कैसे सीडों को चुनते हैं, कैसे बीजों को चुनते हैं। जो बीज अंदर से खोखले होते हैं, अगर हाँ तो उनको हम पानी में डालते हैं तो वो पानी पे ऊपर आ जाते हैं, फिर उनको हम निकाल के फेंक देते हैं, और जो अच्छे बीज हैं उन्हीं से हम बुआई करते हैं। तो अब यहाँ पे बुआई के लिए कौन से औजार यूज किए जाते हैं, यहाँ पे हम ये देखेंगे। परंपरागत औजार। ठीक है, परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीली सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कुछ अपरेटस होता है। ठीक है, और इसमें हम बीजों को डालते हैं और यह जो है मिट्टी में अंदर जो है इस तरह से बोए जाते हैं इसकी मदद से। ठीक है, यहाँ पे अब और सारे औजार हम देखेंगे बुआई के लिए जो यूज किए जाते हैं। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल। ठीक है, सीड ड्रिल क्या है कि यह जो है ट्रैक्टर द्वारा संचालित किया जाता है। तो आजकल जो है कि हम सीड ड्रिल का भी बहुत भारी यूज करते हैं, क्योंकि इनसे काम जो है बहुत ही आसानी से हो जाता है, तो इसलिए हम सीड ड्रिल का यूज करते हैं। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। इससे पक्षियों द्वारा बीजों से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। ठीक है, तो सीड ड्रिल से बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। जैसे पौधे तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ बनिए पौधे एवं पुष्प पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच आवश्यक दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इससे क्या होता है कि सभी पौधे को आवश्यक मात्रा में सन की धूप और पोषक पदार्थ और जल मिलता रहता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा भी दिया जाता है। जब हम बीजों को ग्रो करते हैं, जब बुआई करते हैं और जब ज्यादा घने हो जाते हैं प्लांट, तो बीच में से निकाल के और दूसरी जगह पे बो देते हैं। खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद और उर्वरक का भी यूज करते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। ठीक है, मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों की देखी है, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? क्योंकि उनमें खाद जो है कि प्रॉपर उर्वरक जो है मिला होता है, और उस मिट्टी में उर्वरक अच्छी मात्रा में होता है। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों को वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूर्ण करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। ठीक है, तो जब हम कोई भी फसल उगाते हैं ना, तो उसमें कभी कभी किसी जैविक पदार्थ की कमी होती है, तो उसको खाद देके पूरा किया जाता है। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों
एवं जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसको हमने पहले क्लास में की क्लासेस में क्लास 6 में ही पढ़ा है कि कैसे कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट बनाए जाते हैं। तो ये सारे जो है खाद ही होते हैं। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आप कक्षा 6 में इसको पढ़ चुके हैं, मैंने पहले बताया कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम एक क्रियाकलाप करेंगे। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित करते हैं। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा एक ही ऐसे पात्र लीजिए जिनमें A-B-M-C निशान लगाइए। गिलास में A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास B में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास C में कुछ मिट्टी लीजिए, फिर उसमें बिना मिलाए और उसमें कुछ नहीं मिलाइए। ठीक है, अब इसमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहेंगे। फिर क्या होगा, 7 से 10 दिनों बाद उसकी वृद्धि को नोट करेंगे। प्रयोग की तैयारी। ठीक है, तो इस तरह से खाद एवं उर्वरक के साथ पौधों की वृद्धि। तो जब हम देखेंगे कि जब हम खाद और उर्वरक देंगे, जैसे कि A और B में हमने खाद और उर्वरक दिया था, तो इसलिए इनकी ग्रोथ अच्छी है। और जो है C जिसमें कि खाद और उर्वरक हमने नहीं दिया था, तो उसकी ग्रोथ जो है कम है। क्या तीनों गिलास के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है? तो B वाले में बेहतर है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न है? उर्वरक का रासायनिक फैक्ट्रियों में किया जाता है उत्पादन। ठीक है, तो ये जो उर्वरक होते हैं और जो खाद होते हैं, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि उर्वरक जो होते हैं रासायनिक पदार्थ होते हैं और इनमें जो है पोषक जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। थोड़ा भी उर्वरक हमने यूज किया तो ये पौधों पे बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। जबकि अगर हम जो है कि खाद का यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद हमें देनी होती है। तो इस तरह से अंतर होता है। और यह जो उर्वरक हैं ये फैक्ट्रियों में उत्पादित किए जाते हैं। और इन उर्वरकों के नाम यहाँ पे हम कुछ बता देते हैं, जैसे कि अमोनिया है, यूरिया है, सल्फेट है, सुपर सल्फेट है, पोटास है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। इन सारे के उर्वरक मिलते हैं। इनके उपयोग से किसानों के गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है, परंतु उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन जाते हैं। अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी के सभी पोषक पदार्थों की पूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगा कर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान जो है क्या करते थे, किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। जैसे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना जो कि मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाते हैं। तो हम जो है जब गेहूं या धान की फसल को बोते हैं उससे पहले हम उसके बीच बीच में हम जो है कि फलीदार पौधों को बोते हैं जो कि मिट्टी की उर्वरकता को, नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं। ठीक है, किसानों की इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ठीक है, मीन्स कि किसानों को ऐसा करना चाहिए, इससे उनको बहुत फायदे मिलते हैं। पिछली कक्षा में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेगुमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो जो भी फलीदार पौधे हैं उनको लेगुमिनस पौधे कहते हैं। ठीक है, जो भी फलीदार पौधे हैं उनको हम लोग जो है कि लेगुमिनस पौधे कहते हैं। और इन्हीं पौधों की जड़ों में जो है रूट नोड्यूल होता है, गांठें होती है, उसमें
राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि ज़मीन में, मिट्टी में उर्वरकता को, नाइट्रोजन को बढ़ाता है। अब यहाँ पे उर्वरक और खाद में कुछ अंतर है, ये देख लेंगे। उर्वरक जो है अकार्बनिक होता है जबकि खाद कार्बनिक होता है। उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है जबकि खाद से प्राप्त होता है ह्यूमस। ठीक है, उर्वरक में ज़्यादा प्रचुरता होती है पोषक पदार्थों की। ठीक है, तो ये अंतर हो गया। तो सारणी 1.1 में उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर बताए गए हैं। खाद के लाभ: जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसके मुख्य कारण क्या है? इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बनी रहती है। इससे मिट्टी की भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है जिससे कि उसमें एयर होता है और जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इससे जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ठीक है, जैविक खाद जब हम प्रयोग करते हैं तो लंबे समय में हमारी मिट्टी का जो गठन है वो अच्छा हो जाता है। अब जो है कि हम नेक्स्ट खाद के बाद जो है अब हम चलेंगे सिंचाई पे। कोई भी फसल जब हम ग्रो करते हैं उसके लिए अच्छी मिट्टी तैयार करते हैं, अच्छे बीज तैयार करते हैं, खाद डालते हैं और उसके बाद उसकी सिंचाई भी करते हैं। सिंचाई के लिए हम क्या क्या करते हैं? जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधों के फूल, फल एवं बीज की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। ठीक है, पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। यह जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं भिन्न होती है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों है कि यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है। इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूखे और मर गए थे। सिंचाई के स्रोत हम क्या क्या हैं? सिंचाई के अगर हम स्रोत देखते हैं तो इनमें सिंचाई के स्रोत में है कुएं हैं, नलकूप हैं, तालाब है, झील है, नदियां हैं, बांध हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सिंचाई के स्रोत में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे किसान जो है अपने खेतों में सिंचाई देता है। इसको मोट कहते हैं। यह जो है चेन पंप होता है और यह जो है कि ये भी एक तरह का मोट ही होता है जिससे कि पानी देते हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीके में जो है कि कुआं, झीलों, नहरों में उपलब्ध पानी को खेतों में पहुंचाया जाता है। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं: मोटर, घिरनी, चेन पंप, ढोकली, ये ढोकली होता है, ढोकली है, रहट है, उत्तोलक तंत्र, इसके द्वारा भी ये जो है ढोकली है। ओके, और रहट है। ठीक है, तो इस तरह से जल को खेतों तक पहुंचाया जाता है नहर से और कुओं से। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा की आवश्यकता, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सिंचाई की आधुनिक विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो स्प्रिंकल सिस्टम जो है सिंचाई की नई विधि है। इसमें पूरे खेत में जो है छिड़काव के लिए इस तरह के लोहे के पाइप को बिछा दिया जाता है और इससे जो है स्प्रिंकल करके जल को छिड़का जाता है। ड्रिप विधि क्या है? ड्रिप विधि में इस तरह से एक पाइप जो है कि यहाँ पे बिछा दिया जाता है। यहाँ पे जो है कि पाइप को बिछा दिया गया है और यहाँ पे जो है ये जो पाइप है यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे छिद्र होते हैं जिनके ये दिख रहे हैं। इनके माध्यम से जल जो है इन पौधों तक जाता है, तो इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं। और स्प्रिंकल सिस्टम ये बहुत सारे जगहों पे अभी यूज किए जा रहे हैं। और इस जल को, इनमें जो जल जो स्प्रिंकल और ड्रिप में यूज होता है उस जल को जो है हम कुएं से इंजन के माध्यम से ऊपर खींचते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे
खरपतवार से सुरक्षा हम कैसे करते हैं? खरपतवार से सुरक्षा के लिए उनमें जो है कभी-कभी हम केमिकल का छिड़काव भी करते हैं, जिनको कि हम लोग खरपतवारनाशी कहते हैं। क्योंकि अगर खरपतवार हमारी फसल में ज़्यादा उग जाएँगे तो क्या होगा कि वो सारे खनिज तत्वों और मिट्टी की सारी उर्वरकता को खींच लेंगे और हमारे प्लांट जो हैं, जो फसल है हमारी अच्छे से ग्रो नहीं होगी। तो इसलिए जो है खरपतवारों को नष्ट करना ज़रूरी होता है और खरपतवारों को हम जो है कि कीटनाशक, अरे कीट कह रहे हैं, खरपतवारनाशी के केमिकल होता है जिसके छिड़काव से हम उसको ख़त्म कर देते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जो होते हैं जल पोषक और जगह प्रकाश की स्पर्धा कर सब फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा बनते हैं। खरपतवार को हटाने के लिए, उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। ठीक है, फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखड़ने एवं हटने में सहायता मिलती है। इसमें क्या होता है कि जब हम मिट्टी को जोतते हैं तो उसमें जो खरपतवार होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। फिर जब मिट्टी में धूप लगती है तो वो सारे सूख जाते हैं। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण बीजवन से पहले का होता है। जब हम कोई भी फसल ग्रो करते हैं तो उसमें जब पुष्प बनते हैं या बीज बनते हैं उससे पहले ही हमें जो है खरपतवार को हटा देना चाहिए होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिए जाते हैं। ठीक है, रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार पर नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। और ये रसायन कौन से हैं? 2,4-D है। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवारनाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर फुहारे की सहायता से खेत में छिड़का जाता है। ठीक है, तो इस तरह से है। क्या खरपतवारनाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? जैसे पहले कहा गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं। ठीक है, नहीं, खरपतवारनाशी का जो है कि कोई प्रभाव छिड़कने वाले पे नहीं पड़ता है। अब जो है नेक्स्ट चीज़ हमें क्या बची कि कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीज और दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यह जो है कंबाइन मशीन है। क्योंकि कंबाइन इसलिए कहते हैं कि इसमें जो है छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर विनोइंग अलग करते हैं। लेकिन ये कंबाइन में जो है कि हमारा सारा काम बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हो जाता है। बहुत ही कम एनर्जी खर्च होती है और बहुत ही कम टाइम खर्च होता है। कटाई के बाद कभी कभी तने के छोटे टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं जिन्हें किसान जला देते हैं। पहले इन टुकड़ों के खेत में जलने के कारण चिंतित है। वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है। इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगाने का खतरा भी रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। विनोइंग है फटकने वाली मशीन। ये विनोइंग जो है मशीन से भी की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जब हमारी सारी फसल कट के तैयार हो जाती है तो उस समय हम उसका भंडारण करते हैं। और जब हमारी फसल कटती है उसी समय कटाई पर्व भी हमारे देश में मनाए जाते हैं। 3-4 महीने में कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दिनों से भरी खड़ी फसल किसान के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचरित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत एवं सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस वर्ष को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्य एवं बिहू जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे पर्व मनाए जाते हैं। भंडारण। उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें
कीट चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि ताज़ा काटी गई फसल के दानों बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने तथा जीवों द्वारा आक्रमण से अधिक अंकुरण क्षमता नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, तो इसलिए बीजों को स्टोर भंडारण करने से पहले उनको अच्छे से सुखाया जाता है। ठीक है, इससे उनकी कीट पीड़ों अब उन जैसे कि बीजों में जब नमी नहीं होती है तो उसमें कीट और जीवाणु और कवक से सुरक्षा हो जाती है। ठीक है, और हम इन फसलों को जूट के बोरों में भर के रखते हैं या धातु के बड़े बड़े बक्से रहते हैं। और कभी-कभी बीजों का बहुत बड़े-बड़े भंडारण गृह में भी भंडारण किया जाता है। इन भंडार गृहों को साइलो कहते हैं। मैं अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियाँ रखते देखा, मुझे आश्चर्य हुआ क्यों। ठीक है, तो जहाँ पे अनाज का भंडारण किया जाता है ये साइलो है। ठीक है, अनाज भंडारण हेतु साइलो ये इस तरह से बनाए जाते हैं और ये भी एक तरह से भंडारण है। यहाँ इस फोटो में, तो इन दोनों फोटो में अनाज का भंडारण किस तरह से होता है इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ तो समझ आ गई। तो यहाँ पे पहली पूछ रही है कि माँ ने अपने स्टोर किए हुए खाद्य पदार्थों में नीम की पत्तियाँ क्यों डाली। क्योंकि नीम की पत्तियों को डालने से क्या होता है कि कीटाणु उसमें नहीं लगते, चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। नीम की सूखी पत्तियाँ घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। ठीक है, जंतुओं से भोजन कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो कुछ खाद्य पदार्थ हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कि दूध है वो हमें उसके स्रोत गाय भैंस बकरी है, वैसे ही अंडा है या मीट है। ठीक है, तो कुछ जो है हमारे खाद्य पदार्थ और मछली है, कुछ हमारे खाद्य पदार्थ जो है पशुओं से भी प्राप्त किए जाते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है पशुपालन भी करते हैं। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लिवर ऑयल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो था कि हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगले वीडियो में हम जो है इसकी जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं वो भी मैं करा दूँगी। मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।